नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में बात आज बिहार की होगी, नीतीश कुमार की होगी, लालू यादव की होगी, सीबीआई की होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में अचानक उबाल आ गया है। 11 बरस पुराना एक मामला लालू परिवार के गले की फांस बन चुका है। पटना से दिल्ली तक छापे पर छापे और राबड़ी तेजस्वी से बंद कमरे में 8 से 10 घंटे तक की पूछताछ, और लग यही रहा है कि नीतीश कैबिनेट से तेजस्वी की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। दरअसल एक ऐसा केस है जिसमें नीतीश कुमार के सामने भी कई सवाल हैं, क्योंकि सीधे सीधे उनकी साख से ये जुड़ रहा है, और लालू परिवार के लिए तो सियासी वजूद का सवाल है। हम मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव के आवास, पटना आवास पर, और यहीं पे ये सीबीआई का छापा पड़ रहा है। राबड़ी देवी के बंगले पर छापा। सीबीआई ने आज एफआईआर जो रजिस्टर किया है लालू के खिलाफ, और खासकर जो मॉल बन रहा है लालू का पटना में, उसको लेकर उसके बाद से जो इस तरह से सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद लालू के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लालू के मॉल पर छापा। सरला विला में मौजूद यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तमाम जो उनके रिलेटिव से यहाँ पर आकर रुकते थे। यहाँ पर जो है जो सीबीआई ने जानकारी दी है कि यहाँ जांच की जा रही है। हालांकि स्टाफ जो है ज्यादा खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। दिल्ली के फार्म हाउस पर छापा। ये सीबीआई का ताजा चक्रव्यूह है, जिसमें लालू एंड फैमिली पूरी तरह फंसी दिख रही है। पटना से दिल्ली तक सीबीआई का जाल बिछा है। पटना में राबड़ी देवी का सरकारी बंगला, पटना में लालू परिवार का मॉल, दिल्ली में लालू फैमिली और प्रेमचंद्र गुप्ता के फार्म हाउस से तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई को लग रहा है कि रेल मंत्री रहते लालू यादव ने पटना के होटल कारोबारी को फायदा पहुंचाया और बदले में करोड़ों की प्रॉपर्टी हासिल की। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है, और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। सीबीआई ने लालू से जुड़ी करप्शन की जो कहानी बताई है, उसे मोटे तौर पर यूं समझिए। लालू यादव ने मंत्री रहते रेलवे के 2 होटलों के रखरखाव का काम पटना के सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाया। सुजाता होटल का ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों को हल्का किया गया। सुजाता होटल के मालिकों ने 3 एकड़ जमीन बेहद कम दाम पर डिलाइट मार्केटिंग को दी। डिलाइट मार्केटिंग की निदेशक सरला गुप्ता थी, जो कि लालू के खासम खास प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी है। डिलाइट मार्केटिंग ने सुजाता होटल से खरीदी जमीन लारा प्रोजेक्ट्स को बेहद कम दाम पर ट्रांसफर कर दी। लारा प्रोजेक्ट्स पर लालू परिवार का मालिकाना हक है, और इस तरह करोड़ों की जमीन लालू परिवार के पास आ गई। सीबीआई ने बंद कमरे में तेजस्वी यादव से पूछताछ की। राबड़ी देवी से भी कई घंटे सवाल जवाब हुए। खुद लालू रांची में थे, जहां वो कैमरे के सामने आए और छापेमारी को राजनीतिक साजिश बता दिया। ये 19 के तैयारी में जानते हैं कि लालू यादव मजबूत आदमी है बिहार में, और लालू मिलाने से फुसलाने से मिलने वाला नहीं है। हम अपने रास्ते पर हैं। इस देश को ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सीबीआई भिजवा देना नहीं देते। लालू के बचाव में कांग्रेस भी आई, लेकिन बीजेपी ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार पर निशाना लगाया। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर राष्ट्रपति के चुनाव के बीचों बीच इस प्रकार की 12 साल बाद छापेमारी कर बदला लेने की भावना से प्रतिशोध से काम करना सरासर गलत है। नीतीश जी की अग्नि परीक्षा है, और हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि दोनों बेटों को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। जाहिर है सीबीआई ने शिकंजा तो लालू पर कसा है, लेकिन सियासी मुश्किलें नीतीश की भी हैं। करप्शन पर जवाब नीतीश से मांगा जाएगा। दिल्ली से शिवेंद्र श्रीवास्तव और चिराग गोठी के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। क्या नीतीश कुमार धर्म संकट में फंसे हुए हैं? चंद मिनटों पहले सीबीआई ने अपनी पूरी जांच पूरी की और उसके बाद वो वहां से निकली है। जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता हमारे साथ बहस में शामिल नहीं हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने कह दिया है, कोई भी इस मुद्दे पर उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कुछ बोलेगा। कांग्रेस लगातार कह रही है, आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, और बीजेपी सीधे तौर पर नीतीश
कि इस धर्म संकट को लेकर कहीं एक लकीर खींचना चाह रही है। बीजेपी के प्रवक्ता चंद मिनटों बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे, स्टूडियो में इंतजार किया जा रहा है। और इस वक्त मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनीषा प्रियम भी नजर आ रही है इस वक्त हमारे साथ। बीजेपी के नेता नहीं आए हैं, इसलिए शुरुआत हमको लगता है मनीषा प्रियम आप ही से करेंगे। और हमारे साथ शक्ति यादव भी कुछ देर में जुड़ेंगे, आरजेडी के नेता। बड़ी जबरदस्त और हड़कंप मचा हुआ है पूरे पटना में कि होगा क्या अगले चंद घंटों में। मनीषा प्रियम, दिल्ली में बैठकर क्या लगता है, नीतीश कुमार बोलेंगे कि आप पद छोड़ दीजिए, कोई सहमति बनेगी, या ये एक सियासी तौर पर एक नए तरीके की स्थिति पैदा हो जाएगी? मनीषा जी। देखिए, ये नई स्थिति तो है नहीं। पटना के स्ट्रीट्स में कुछ समय से, अब लगभग 2 दशक से ये, अब नीतीश जी का, लालू जी का क्या होगा, फिर राबड़ी जी पदासीन हुई और रैपिड एक्शन फोर्स सड़कों पर आई और यूएन विश्वास उस समय हुआ करते थे, और सीबीआई में किस तरह से ये पूरी ट्रकों में बिल्कुल फॉर्डर स्कैम के जो कागजात थे वो दर्ज किए गए। तो ये सारा एक वाकया जो है, पटना एक तरह से अब अभ्यस्त हो चुका है। वो जानता है कि लालू जी जो हैं वो करप्शन और घोटालों के मामले में बरी नहीं किए जा सकते, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि बार बार बिहार में लालू जी की राजनीति जो है उसकी पुनरावृत्ति फिर से होती है। तो एक तरह से पटना अभ्यस्त है, लेकिन दिल्ली बार बार इस बात में तो सक्षम हो ही जाता है कि नए तरह के पत्थर उछाले जाते हैं। अब लालू जी अरेस्ट हो जाएंगे, इस बार अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा तो क्या होगा। ये केवल इस सरकार की बात नहीं है, ऑर्डिनेंस जब आया और उसको फाड़ा गया तब राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार थी। तो एक तरह से क्या होगा लालू का, ये प्रश्न दिल्ली बार बार बहुत ही कुशलतापूर्वक उठा लेता है, और एक बार फिर यह यक्ष प्रश्न आ गया है। इस दौर की नई बात यह है कि इस बार लालू जी के साथ साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे और श्री प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी, ये सब भी नामजद कर दिए गए हैं। तो एक तरह से श्रृंखला जो है वो और बड़ी हो गई है, और लालू जी की मुश्किलें जो है वो और बढ़ी हुई कही जा सकती हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो बहुत ज्यादा अपार संपत्ति, अपार धनराशि जो अर्जित की गई है लारा या इस तरह की अनेक कंपनियों द्वारा, उस पर तो बहुत ही सफल प्रश्नवाचक अब बन चुका है। ये प्रश्नवाचक राजनीतिक है या नहीं, ये देखना होगा। मीम अफजल साहब, हमें याद आ रहा है 1996-97 चारा घोटाला, बिल्कुल वही केस 420 सीबीआई ने लगाया था, 120 भी लगाया था। आई के गुजराल की सरकार थी, लालू इस्तीफा नहीं दे रहे थे। आई के गुजराल से टेलीफोन पर बातचीत हुई, जो उस दौर की परिस्थितियां, उसमें कहा गया कि आप या तो पद छोड़ दीजिए, नहीं तो पुलिस आपको अरेस्ट करने आपके घर के भीतर घुस जाएगी। इतने बरस के बाद अब डिप्टी सीएम है लालू के बेटे, इसको किस रूप में, क्योंकि कांग्रेस सुबह से कह रही है कि यह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जानबूझ के इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब है इस देश में अब कानून व्यवस्था कुछ भी मायने नहीं रखती है, करप्शन एजेंसीज कोई मायने नहीं रखता है। देखिए वाजपेयी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गुनाहगार है तो ज़रूर कानून उसका हिसाब करे। मैं जो 1996 की बात कर रहे हैं आप, वो पूरा वाक़या अच्छी तरह से जानता हूँ कि गुजराल साहब के और लालू जी के क्या डिफरेंसेस थे। और गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री बने थे तो मेरी आंखों के सामने बहुत कुछ हुआ था, और उसके बाद जब गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली शर्त ये थी, उसमें तय ये हुआ था कि जो भी कैबिनेट रही है, जो देवेगौड़ा की कैबिनेट थी, वो पूरी की पूरी गुजराल साहब की कैबिनेट भी वही रहेगी। लेकिन गुजराल साहब ने कहा कि लालू को मैं किसी भी हालत में कैबिनेट में नहीं लूँगा, और उनके जो थे उनको मैं नहीं लेना चाहता हूँ। हालांकि वो सब जनता दल के साथ थे और उस वक्त सब एक थे, लेकिन ये उस वक्त था, और उसके पीछे कोई और वजह थी। गुजराल साहब उनसे क्यों नाराज़ थे, उसकी भी कोई वजह थी। तो उसके बाद सीबीआई के ज़रिए जो भी कार्रवाई हुई, जो कुछ भी हुआ, आपने खुद बताया, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। देखिए, बुनियादी बात ये नहीं है कि सीबीआई ने अगर उनके ऊपर रेड किए तो कोई गलत काम किया है, लेकिन पूरे आप पूरे एटमॉस्फेयर को देखिए कि क्या देश के अंदर चल रहा है। जितने सवाल आज इस सरकार से मुताल्लिक हम लोग पूछते रहे हैं, चाहे वो व्यापम का मामला हो जिसमें 50 लोगों से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, चाहे वो
ललित मोदी का मामला हो, जिसके अंदर वसुंधरा राजे बुरी तरह से फंसी हुई हैं, उन सारे मामलात में ना तो कोई इस्तीफा मांगता है और ना ही सीबीआई उसकी कोई इंक्वायरी ढंग से करती है। उसके अलावा भी 10 केसेस हैं मेरे सामने। ये हमेशा दावा करती है मौजूदा सरकार कि करप्शन फ्री सरकार है, लेकिन ये करप्शन हमें सरकार का जिक्र नहीं कर रहा। नहीं देखिए नीम अफजल साहब, हमें लगता है कि आप अतीत के पन्नों को खोलें। नहीं एक मिनट मैं आ रहा हूं। आप उस पे नहीं आ रहे हैं जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है, आप उस बात पे नहीं आना चाह रहे हैं। हम उस बात पे आना चाह रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं, एक मिनट हम बहुत सीधे तौर पे कहें, सीबीआई काम नहीं करती है, सीबीआई तोता है। पार्लियामेंट के भीतर बहस होती है, सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा देता है। मौजूदा वक्त में सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई तोता है क्योंकि सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हमारा सवाल बहुत साफ है, राजनेताओं ने और इस देश के सत्ता ने क्या अपने तौर पर यह मान लिया है कि इस देश में कानून व्यवस्था सत्ता में आते ही उनकी मुट्ठी में रहेगी? आम आदमी आज देख रहा है तो क्या सोचेगा? हम खाली ये समझना चाह रहे हैं कि कल आपकी सत्ता थी, आज इनकी सत्ता है, कल वो घेरे में था, आज ये घेरे में है। ये इंजॉय करने की स्थिति है क्या? इस बात को लेकर ये स्थिति है इस देश के? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना दूं और उससे अंदाजा आप लगाइए कि सियासतदान कैसे होते हैं। एक पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए तो अमूमन वो आकर सेंट्रल हॉल में बैठते थे। कहाँ चंद्रशेखर? कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ एमपी शामिल थे, कुछ जर्नलिस्ट शामिल थे, मेरे सामने उनसे ये कहा, चूंकि वीपी सिंह का और उनका झगड़ा था, तो उन्होंने कहा वीपी सिंह के जमाने में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, आप इसके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए और इस आदमी को जेल भेजिए। चंद्रशेखर जी ने जो जवाब दिया था वो जरा सुनने के लायक है, बहुत गौर से वो सुनने की बात है। उन्होंने कहा, क्या इसे आप पाकिस्तान बनाना चाहते हो? पाकिस्तान के अंदर यही होता रहा, इसी के नतीजे में वहां फौजी राज हुआ, इसलिए कि हर पॉलिटिशियन आता था, पिछले पॉलिटिशियन का हिसाब करता था और अगली बार जब वो जाता था तो उसका हिसाब और आने वाले करते रहते थे और इस तरह एक दूसरे को जेल भेजने का काम करते रहते थे। मीम अफजल साहब, चलिए, नहीं आपने जो बात का जिक्र किया, नहीं कि लालू यादव के खिलाफ हो रहा है, हमें लग रहा है, इसलिए भी नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं। देखिए, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आप चंद्रशेखर का वो जिक्र क्यों नहीं करते हैं कि पीएम बनते ही वो सूरजदेव से मिलने चले गए? जो माफिया था, जो होगा वो भुगतेंगे, अब तक भुगत रहे हैं। हाँ, जो होगा जो भुगतेंगे। लेकिन इस दौर में राजनीति कैसे हावी होती है हमारे साथ? चूंकि अब आरजेडी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शक्ति यादव जी, बड़ा सीधा सवाल है, डिप्टी सीएम पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? एफआईआर दर्ज हो गई है, कल तक चार्जशीट सामने आ जाएगी, पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? शक्ति जी। प्रसून वाजपेयी जी, पहले तो मैं आपका जो आपने हेडलाइन लगाई है, आपने सब निर्णय स्वयं ही दे रखा है। हम उन सवालों पर ज्यादा तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि लगातार जब से लालू प्रसाद जी ने इस देश के अंदर में विपक्ष को एकता के सवाल पर जब लामबंद करने की कोशिश की और राजगीर में जब रैली का ऐलान किया, उसके बाद इस तरह के षड्यंत्र शुरू किए गए और खास संस्थाएं इसको एक तरह से एक बेस बना करके इस देश में पेश करने की कोशिश की गई। पूरे मामलात को अगर देखेंगे, मैं कोई ये नहीं कहता हम कोई इन्वेस्टिगेट एजेंसी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेट एजेंसी अगर कोई पॉलिटिकल दबाव में काम करे तो सवाल जरूर खड़ा होंगे। तो आज मैं आपके माध्यम से एक जरूर कहना चाहूंगा कि जिस होटल के सवाल पर ये सवाल खड़े किए गए, क्या रूल ऑफ स्क्रूटनी बिजनेस में इस तरह की चर्चाएं हैं या प्रोविजन है? मंत्री का कोई रोल होता है क्या? जहां ऑटोनोमस बॉडी है और उसको स्वयं करना है ये निर्णय पहले का है, एनडीए हुकूमत के निर्णय है। तो उस निर्णय के आलोक में अमली जामा पहनाए गए और वहां पर जो भी स्थिति थी, खराब स्थिति थी, शक्ति यादव जी, सरकार को राजस्व प्राप्त किए जा रहे हैं। शक्ति यादव जी, एक बात बताइए, सरकार को राजस्व, वो राजस्व लालू प्रसाद जी के खाते में जा रही है या रेलवे के खाते में जा रही है? हमको एक चीज बताइए खाली, आज आप राजनीति में हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है? बिल्कुल, ये सवाल मैं ऑन एयर आपको बताऊं कि मेरे पास क्या संपत्ति है, नहीं संपत्ति है? नहीं, हमारे पास संपत्ति है, आप देख लीजिए, वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं उनके सारे एक दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सत्तू नून खाने वाले लालू यादव 2009 में जो एफिडेविट देते हैं उसमें उन्होंने संपत्ति बताई 87 लाख रुपए, और उस पीरियड तक की जानकारी जो हमारे पास दस्तावेज के जरिए जो मौजूद है, जो सीबीआई खंगाल रही है, उसके मुताबिक यह करोड़ों की स्थिति से कहीं ऊपर की स्थिति में आ गई है। जगह जगह जमीन का होना,
जगह जगह जो दान में हुआ है या घर है या फार्म हाउस है दिल्ली में, ये एक स्थिति है। हमारा सवाल ये है कि राजनीति में जब आप आ गए तो आप करोड़पति और अरबपति कैसे बन जाते हैं? ये खेल हम खाली नहीं समझ पाते हैं। मैं प्रसून वाजपेयी जी, आप बहुत ही एक तरह से जाने माने पत्रकार हैं, और मैं एक बात जानना चाहता हूं आप ही के माध्यम से। जो जमीन की कीमत के आलोक में आपने एक उसको भ्रामक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो जमीन 5,000 10,000 रुपये कट्ठा इस पटना के चौरों में कोई पूछता नहीं था, वो जमीन अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, उसकी वर्तमान कीमत अगर करोड़ों में जाता है, वह इकोनॉमिक बूम हुआ, रियल एस्टेट में उछाल आया, तो वह जो उस समय खरीदने वाला व्यक्ति औने पौने भाव जो खरीदा, उसकी कीमत वर्तमान से जोड़ कर करके आप जोड़ेंगे कि आप इतने करोड़ के मालिक हो गए। अब सवाल जो 20 लाख का 50 लाख का सूट पहन रहा है, उस पर कोई सवाल आज तक देश में नहीं किए गए। ठीक ही कहा कि अफजल साहब ने कि व्यापम में आदमखोरता की हद तक पहुंच गई, प्रकाष्ठा तक पहुंच गई, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। हम ये देख रहे हैं कि इस देश में जांच की प्रीमियर संस्था सीबीआई कैसे राजनीति के जरिए प्यादा बना दी गई है। हम आपसे जवाब लेंगे। संबित पात्रा जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम जवाब लेंगे। इस्तीफा डिप्टी सीएम का होगा या नहीं होगा, बहुत सारे मामले हमारे पास जिसमें इस्तीफा दिया गया है, चाहे वो अशोक चौहान हो, ए राजा हो, खुद लालू यादव हो, शिबू सोरेन हो और शारदा स्कैम में मदन मित्रा हो। क्या स्थिति बन रही है संबित पात्रा जी? देखिए, मैं बड़े ध्यान से अभी अपने विद्वान मित्रों को सुन रहा था। एक बिहार में कहावत है, हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत। मतलब यहाँ जो हंसुआ का ब्याह है, मतलब टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है क्या लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे के लोग, परिवार के लोग भ्रष्टाचारी हैं या नहीं हैं। दूसरा, क्या किसी प्रकार से सीबीआई पे दबाव पड़ा है ये केस करने के लिए। नंबर 1, यहाँ बैठे तमाम लोग ये जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव करप्ट है या नहीं, क्योंकि फॉर्डर स्कैम में जिस प्रकार से वो पहले पंजीकृत नेता बने, जिनको सुप्रीम कोर्ट के कारण से सदन से निकाला गया, तो एक तरह से उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा ही हुआ है। और आज सीबीआई ने जिस प्रकार का फहरिस्त रखा है, हमने भी सुना, पब्लिक डोमेन में है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने स्पेसिफिक्स पे बात की। अरे 32 करोड़ की जमीन, उस समय की सर्कल रेट 32 करोड़ की थी, उसको आपने 65 लाख में, 65 लाख में कैसे ले लिया? ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़े रूप से घालमेल और घपला हुआ है। और लालू प्रसाद यादव जी खुरपी का गीत गा रहे हैं। जहाँ भी हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं वो सब बोल रहे हैं, देखिए 7 साल पहले भी कोई भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर क्यों नहीं काम हुआ, अभी इस पर क्यों हुआ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इतना सब कुछ स्पष्ट था, उसके बाद भी इतने वर्षों तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से हर कोई एक ही चीज जानना चाहता है, नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार क्या करेंगे वो नीतीश कुमार ही बोल सकते हैं। मगर नीतीश कुमार जी ने कहा था एक बार, बिहार में या तो सुशासन और मैं रहूंगा या तो भ्रष्टाचार रहेगा। कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार तो है ही उनके कुनबे में, महागठबंधन के कुनबे में। अब नीतीश कुमार जी कैसे रिएक्ट करते हैं और अपना वचन बनाए रखते हैं। लालू यादव पे पहले लगा हुआ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी जीत हो जाती है। मौजूदा वक्त में सीबीआई ने छापा मारा है, कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन राजनीति फिर हावी हो चली है। पटना, रांची, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुरुग्राम, 12 जगहों पर छापे, इन 5 जगहों के साथ साथ, और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर। सवाल शायद इसलिए अब सबसे बड़ा यही है, शक्ति यादव जी, फैसला करेगा कौन? अगर सीबीआई की एफआईआर दर्ज हो गई है तो नीतीश कुमार सीएम है वो करेंगे, आरजेडी के अध्यक्ष हैं लालू यादव वो करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। उन्हें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? प्रसून जी, अभी तो मैं विद्वान प्रवक्ता जी का सुन रहा था भ्रष्टाचार के सवाल पर, इसका जवाब मैं दे देता हूं जी। पहले उनका जवाब देना जरूरी है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जिन पर यूटीआई का घोटाले का आरोप लगा, जिन पर कफन चोर, ताबूत चोरी, कफन चोरी है वो आरोप लगे इन पर। ललित मोदी प्रकरण में वसुंधरा जी का लगा आरोप इन पर, व्यापम का लगा आरोप इन पे, कई ऐसे भ्रष्टाचार का आरोप इनके पोलिटिकल जो नेता हैं उन पर लगा। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि किसी आरोप को घोटाले की संज्ञा दी गई। नंबर 2, आपने कहा तेजस्वी यादव जी पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कौन से मामलात हैं? मामलात क्या? तेजस्वी यादव जी पर जो सवाल आज खड़े किया है कि एफआईआर हो जाने से क्या सीबीआई किसी के घर में जाकर के एफआईआर कर दे? मात्र एफआईआर कर देना किसी को पद से हटाए जाने का ये मामला बनता है क्या? सवाल जब तक कोई बात हो न जाए आप इस कैसे कह सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव पर कौन सा, जिस विभाग के मंत्री हैं, क्या उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं क्या?
भ्रष्टाचार के तो आरोप इनके मंत्रियों पे लगे हैं, क्या पहले तो अपने हटाएं उन लोगों पर जिन पर रेप के मामले हैं, कई तरह के मामले हैं, कई तरह के ऐसे भड़काने वाले मामले हैं देश के अंदर में। जाकर के देखिए यूपी में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं, जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग सत्ता में आने के बाद ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शायद ही कोई सरकार सीबीआई में का इस तरह से कठपुतली बनाने की कोशिश की होगी। और इस तरह आज मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हमको बोलना नहीं चाहिए, हमने सुना है सीबीआई के अफसरान ने जो आए थे उसमें कई लोगों ने कहा है तो पॉलिटिकल स्टंट है। मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं सब लोग मर्माहत थे कि कौन सा चल रहा है इस देश में। कई आप जो होते हैं टेंडर, उसमें कोई मामला आता, क्या मंत्री का ऊपर कोई आरोप लगता, टेंडर डिसाइड करना मंत्री का काम होता? नहीं होता। लेकिन अगर ये सत्य है तो इस देश के अंदर में सभी मंत्रियों, वैसे मंत्री जिनके विभागों में टेंडर के सवाल उठे हैं, उनको जेल जाना चाहिए। 120B कंस्पिरेसी, क्या कंस्पिरेसी? क्या अभी ने चारा घोटाले के सवाल पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। चारे घोटाले में कहीं एक पैसा लेने का आरोप लालू प्रसाद जी पर आज तक सिद्ध हुआ? इस देश में कोई एक केस का प्रसून वाजपेयी जी नहीं, उन्होंने फिर पद छोड़, देखिए एक परंपरा रही है। हम जस्ट एक सेकंड मैं कंप्लीट करता हूं प्रसून वाजपेयी जी। हम एक सवाल सिर्फ करना चाहते हैं, इस देश के अंदर में एक मामला का सिर्फ आप जिक्र कर दीजिए कि जिसमें डीसी, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी या कोई डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी ना फंसा हो, डायरेक्ट मुख्यमंत्री का नाम आता हो। ये पहला देश का पहला केस है जिसमें कंस्पिरेसी लिया गया। एक पैसे का मसला ये है, वो पूरा हमाम बताने लगे हैं कि देखिए इस हमाम में सभी की यही स्थिति है। राजनीतिक तौर पर फालतू है ये पूरा का पूरा आरोप कि सीबीआई ने। देखिए जो पकड़ा गया है वो सब क्या बोलेगा, वो तो यही बोलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के घर में भी चोरी हो गया था, वो चोर भी नहीं पकड़ाया था तो हमको काहे पकड़ रहे हैं। तो ये सब तो पूरा कहानी ये लोग बोलेंगे ही। मगर मुझे दुख इस बात, अरे आपके बीच में नहीं बोल रहे थे भैया, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोल रहे हैं, भी बोलने दीजिए हमको, सुन लीजिए जरा। नंबर एक, मैं सिर्फ इतना, अरे ये देखिए चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो पकड़ा जा रहा है चोरी करके, ऊपर से इतना जोर जोर चिल्ला रहे हैं। सर शांति से सुनिए, दूसरों को बोलने दीजिए। अभी अब हमको बुड़बक मत सोचिए, ये देश बुड़बक में, लालू जी बोलते ना हमको बुड़बक सोचा है का, ये देश को बुड़बक बना रखे हैं क्या? मैं ये बोलना चाहता हूं इतने वर्षों तक जांच हो क्यों नहीं रही थी? अरे भाई साहब जरा सुन तो लीजिए, आप अभी 10 मिनट तक बोल रहे थे, हम बोल रहे थे क्या बीच में? पुण्य जी, ये केस ओपन एंड शट केस, जैसे कि हमने अभी देखा सीबीआई का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 2 होटल लाए गए IRCTC के अंतर्गत। वो जिस कंपनी के पास गया उसी कंपनी ने 3 एकड़ का जमीन दिया। वो जमीन गया इन्हीं के मंत्री गुप्ता जी के पास, PC गुप्ता की कंपनी में, जिसका नाम था डिलाइट। अब ये 10 वर्षों में, क्योंकि ये केस पुराना नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए जो सीबीआई ने कहा कि 2004-05 में ये कंपनी डिलाइट किसके पास थी? लालू जी के मित्र एवं उस समय के मंत्री PC गुप्ता जी के पास थी। बाद में ये कंपनी क्या बन गई? 2015 को ये कंपनी लारा बन गई। लारा मतलब लालू राबड़ी, लारा चारा, ये सब मिले हुए हैं। तो 15 में लारा बनी, 16 में इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिया। इस कंपनी में कोई उत्पादन नहीं, कुछ भी टर्नओवर नहीं है। ये जमीन 32 करोड़ का सर्कल रेट के हिसाब से लगभग मुफ्त में लालू जी के लारा कंपनी में क्यों दी गई? और इसमें पूरा रामायण महाभारत में क्यों गाऊं कि उसके घर में चोर घुसा, उसको नहीं पकड़ा, ये पॉलिटिकल विंडिक्शन, ये सब क्यों बोलूं? मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं, आप इसी पे स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, सुशील कुमार मोदी जी पर आरोप लगे हैं। दूसरी बात, आप आज महागठबंधन में है, आज महागठबंधन में है, शिवानंद तिवारी जी जेडीयू के ही नेता, लल्लन जी जेडीयू के ही नेता, इन्हीं लोगों ने 2008 में कंप्लेन पहले किया था ना इसी केस को। अरे साहब इनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। किसी के बीच में कुछ सवाल हम भी करेंगे, इनसे भी हम सवाल करेंगे, लेकिन आप अगर बोलेंगे तो बात हल्की हो जाएगी। हम लोग को भी जरा सवाल करने दीजिए, हम लोग भी थोड़ा जानकारी के साथ बैठे हैं और ज्यादा गंभीर सवाल करने वाले हैं, इसलिए आप कंप्लीट कर सुनिए इनकी बात 1 मिनट। देखिए मैं पुण्य जी इतना ही कहना चाहता हूं, जेडीयू के ही नेताओं ने 2008 में पूरे इसी विषय पे कंप्लेन किया था। आज जेडीयू डिफेंड करने भी नहीं आ रही है, ये महागठबंधन में है। तो मैं एक छोटी सी बात करके अंत कर दूंगा। आप देखिए कल ही बिहार सरकार ने इसी 3 एकड़ के जमीन पे लालू जी का परिवार का जो 750 करोड़ का मॉल बन रहा था, बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में लिखित रूप से दिया है कि यह गैर कानूनी रूप से बन रहा था। कोई भारतीय जनता पार्टी ने लिख के दिया है क्या? क्यों लिख के दिया? और कोर्ट ने कल उस पर स्टे लगा दिया। इंडिकेट कर रहे हैं उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। देख तो बीजेपी ने डिमांड किया, देखिए करप्ट। आप एक हमारे सवाल का जवाब बताइए। सीबीआई FIR करती है तो पद छोड़ देना चाहिए, ओके, उमा भारती ने पद क्यों नहीं छोड़ा? देखिए एक विषय दोनों का अलग अलग है।
मोरल प्रोप्राइटी इन करप्शन और एक जिस विषय को लेकर झंडा फहराने के विषय को लेकर और रामलल्ला के विषय को लेकर, इन दोनों को हमें पृथक पृथक मानता हूं। रामलल्ला को लेकर उस केस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। जो 1992 में जो केस था, सीबीआई ने आज एफआईआर करने पर उस पर किसी प्रकार का बदलाव हुआ क्या? जो स्टैंड उस समय था सीबीआई का, वही स्टैंड अभी भी है। उसको 2 बार निचली अदालतों ने इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ने स्टे भी किया है, केस चल रहा है। आप रामलल्ला के विषय को भ्रष्टाचार के विषय से मिला के देखेंगे? नहीं, मैं तो कतई बोल रहा हूं, दोनों विषय जोड़ने लायक हमको लगता है मीम अफजल साहब, हमें लगता है इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हम बार बार कह रहे हैं इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई है, उसको पॉलिटिकल बॉल के तौर पर हर कोई इस्तेमाल करता है, सत्ता में रहने वाला हो या विपक्ष हो। इस स्थिति में यह देश जाकर फंसा हुआ है। अब जवाब आपसे हम सुनना चाहते हैं कि आप लोगों की राय क्या है? करप्शन मुक्त चीजें होनी चाहिए या लगना चाहिए कि नहीं, अगर इसी आश्रय राजनीति और बड़ी हो सकती है तो राजनीति होनी चाहिए? मीम साहब। नहीं, करप्शन मुक्त होना चाहिए, देश को करप्शन मुक्त होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत किसी एक दल या एक पॉलिटिकल लीडर से नहीं होनी चाहिए। इसमें सब लोगों को, जो इनके बारे में शिकायतें आई हैं और जायज शिकायतें आई हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, जिन पर केसेस चल रहे हैं, व्यापम से बड़ा घोटाला मैं समझता हूं पिछले 20 साल में कोई नहीं हुआ होगा। जब ये खुलेगा उसके बाद अंदाजा आपको होगा कि इससे बड़ा घोटाला शायद भारत के अंदर कोई हुआ ही नहीं। सब भूल जाएंगे आप जितने घोटाले हुए थे, लेकिन कोई आने तो दे बाहर। दूसरी बात, मैं इसको, आपने कहा कि इस पर राजनीति, बिल्कुल 100% राजनीति इस पर होगी और हो ही रही है। अब आपने हमको बुलाया है, जाहिर है इस पर डिस्कशन करेंगे तो राजनीतिक लोग अपनी अपनी बात करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसको जरा बड़े पर्सपेक्टिव में देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां कहां कहां पर क्या हैं? बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, त्रिपुरा, पौंडीचेरी के अंदर क्या हो रहा है, जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहां पर क्या हो रहा है, और जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां क्या हो रहा है। और जो लोग रास्ते में रोड़ा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लालू जी हो, चाहे कहीं कांग्रेसी हो, चाहे कोई और हो, उनके खिलाफ ये सब कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की जबान है और उनके लीडरों की जबान है, वो सब क्रिमिनल दायरे में आती हैं बहुत सारी, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कानून का काम ये नहीं है कि सिर्फ एक सड़क की तरफ चले। कानून को अगर 4 सड़कों पे करप्शन है तो करें। आज जिस तरह से सड़कों के टेंडर हो रहे हैं, कोई माइका लाल है जो इस पर सवाल उठाए? तो पूछे वेंकैया नायडू जी से। मनीषा प्रियम जी, हमको लगता है एक आदमी है जो पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पर नहीं जुड़ी हुई है। जब हम एक मिनट, आप चूंकि पॉलिटिकल तौर पे अब चीजों को ले आए हैं, लेकिन हमको लगता है नॉन पॉलिटिकल होकर मनीषा प्रियम जी जरा इस बात का अब जिक्र होना चाहिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म लगातार हर सरकार के साथ जुड़ते चले आया। लालू यादव तो उस जमीन पर खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं। क्या इस देश में चुनाव लड़ना जीतना अगर सर्टिफिकेट हो गया है तो फिर ये संस्थानों का मतलब क्या बचेगा? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना और जीतना जो है 80 सीट कुल उनको आए हैं, तो कोई ये जीत वैसी जीत नहीं है कि वो खुद लड़के और बहुत कोई अपार इसके साथ। बुरी बात यह है कि अगर गैर भाजपाई राजनीति या नरेंद्र मोदी का विरोध जो कहा जाता है, वो अगर केवल ऐसे ही लोगों के हाथ में रहेगा जो कि बिल्कुल अब प्रोवन कन्विक्टेड हैं, तो आप समझिए कि इस देश की राजनीति में राजनीतिक कंपटीशन रह ही नहीं जाएगा। और करप्शन एक बड़ा मामला है। इसको मैंने सुना, मीम अफजल जी ने खास कहा कि व्यापम क्यों नहीं उठाया गया, तो क्यों नहीं उठाया भाई? यूपीए की सरकार थी, यूपीए का गवर्नर था उस वक्त नियुक्त किया हुआ। तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि भारत की जनता बोफोर्स के समय से, बोफोर्स क्या, जयप्रकाश नारायण के समय से करप्शन को बड़ा मुद्दा मानती है। और राजनीति की दाल भात जो है प्रसून जी, एक बहुत कहावतों का जिक्र यहां हो गया, लेकिन एक और कहावत है गुगुआ मन्ना का कि नई भित्ती गिरती है, पुरानी भित्ती फिर से। तो एक तरह से हम कितनी भी भित्ती जो है, कितनी भी दीवारें को ढा दें, फिर से करप्शन का मामला जो उठता है और जनता, जो निहत्ती जनता है, उसको छोड़ दिया जाता है कि चलिए अब आप प्रूव कीजिए कि ये बेनामी था, ये था, वो था। कहीं ना कहीं शर्मसार हमको होना चाहिए कि लालू जी जो लगभग 1990 में एक नई राजनीति के प्रणेता माने जाते थे, उनके पास अगर इतना ज्यादा अपार संपत्ति
निजी धन के रूप में ढोंग करता हुआ दिखता है, इस पर प्रश्नवाचक उठाया जाना चाहिए और यह सर्वसम्मति से उठाया जाने वाला प्रश्नवाचक होना चाहिए। लेकिन उसी पुरजोर तरीके से जितनी ज्यादा और राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर आप व्यापम पे कहते हो तो व्यापम हो, आप अगर तमिलनाडु पे कहते हो तमिलनाडु हो, उन सभी मुद्दों को बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ले आके कन्विक्ट करके इन राजनेताओं को पॉलिटिक्स के कंपटीशन से अलग किया जाना चाहिए। आप दाल भात करके ये मत कहिए कि जब व्यापम उठाइएगा तब हम मानेंगे कि ये चोर थे। अरे भाई ये क्या गलत? नहीं ठीक है ये स्थिति। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट हम चाहेंगे यहाँ संबित आपसे कि घोटालों की फेरिस्त वाजपेयी सरकार हो, मनमोहन सरकार हो, अतीत हो, ये सारी स्थितियां बार बार आती है। सवाल एक जहन में हर किसी के होगा, 2014 के चुनाव में मेरे ख्याल से जितनी बार नाम रॉबर्ट वड्रा का लिया गया, लालू यादव तो कहीं थे ही नहीं नाम लेने वालों में। लेकिन अब तो 3 बरस हो गए ना, एक सवाल तो ये भी हर जहन में आता है, क्या हो गया भाई, कहाँ फाइल रुकी हुई है, क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है? कहीं एक संदेह होता है कि चूज एंड थ्रो वाली स्थिति में आ गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा चूज एंड थ्रो की स्थिति है। अगर रॉबर्ट वाड्रा या लालू प्रसाद यादव पे काम नहीं करना होता, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं शायद रॉबर्ट वाड्रा वाला विषय केवल दिखावे के लिए है, काम नहीं करना है, तो इतनी एक्शन जो चल रहा है, सरकार एक्शन नहीं ले रही है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज ले रही है, हम उसको करने ही क्यों देते? फिर हम जो कहते हैं पिंजड़े में तोता की तरह कैद करते, उसको अपना इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं करने देते। सवाल का जवाब दीजिए, इतना शानदार सीबीआई एजेंसी अगर है तो उसके 2 डायरेक्टर्स के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज हो गया है, तो स्वाभाविक सेना और एपी सिंह। नहीं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो कांग्रेस से पूछना चाहिए, उनके समय वो डायरेक्टर थे और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति यादव जी, अब सीबीआई के छापे के बाद आपको लगता है कि जनता के बीच जाने का वक्त आ गया है या सरकार ऐसे ही चलाते रहने का वक्त है? प्रसून जी, आपने सीधा सवाल किया है, लेकिन हम जवाब इसका दे दें, पहले अपने विद्वान प्रवक्ता महोदय का दे दें। आप दिल्ली में हैं, आपके पास जमीन है, आप किसी बिल्डर को दे दें, और बिल्डर अगर मेरे पास औने पौने भाव में कभी मैंने लिया था 10 साल पहले, 25 साल पहले, उस पर हमने दे दिया बनाने के लिए, उसमें हमें हमारे हिस्से में 20 फ्लैट बना, 10 मेरे आया, तो आप वर्तमान मूल्य से मेरे उस संपत्ति का आप आकलन कर देते हैं। ठीक है, आप कर लो भैया, आपकी मनमानी है, आप जैसे चाहो कर लो, आप पर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, इसलिए कि आपके अनुसार बहुत संस्थाएं नाचती है, आप पर कोई सवाल अभी खड़े नहीं हो सकते हैं। चाय बेचने वाला का बेटा 20 लाख का सूट पहनता है तो उस पर कोई सवाल नहीं, चूंकि सामर्थ्य में कछु दोष न गोसाई, हमें सवाल नहीं। लेकिन सुप्रिया जी जो अभी पॉलिटिकल जो यहाँ एनालिसिस कर रही थी, बोल रही थी, उनमें कहीं पक्षपात की बू आ रही थी या कहीं समर्थन की उसमें खुशबू दिख रही। संबित जी, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये इतना सिंपल नहीं है जितना बताया जा रहा है कि जमीन खरीदा, बिल्डर को दे दिया और उसमें से एक घर रख लिया। बड़ा क्लियर कट केस है कि इस प्रकार शेल कंपनीज अर्थात नकली कंपनीज और कागजी कंपनी बनाए गए, उसमें से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी औने पौने दाम पे खरीद लिए गए, और ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, जो आज हम लोग मीडिया के माध्यम से जान पा रहे हैं, सीबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जान पा रहे हैं। देखिए, ये कोई छोटा सा डिस्कशन नहीं है, इसको हम बहुत व्यापक रूप अगर लेके देखें तो आश्चर्य होता है ये जान करके, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं, वो भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीबों के खून को शोषित कर रहे थे, और आज तक उनको एक पॉलिटिकल पेट्रोनेज, एक राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त हो रही थी। आज जब ये सुरक्षा चक्र टूट गया है, मैं कहना चाहूंगा न्यू इंडिया हैज नो प्लेस फॉर करप्शन। नए भारत में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना होनी चाहिए। मूल मंत्र एक बता दीजिए इस राजनीति का, हमको लगता है इतनी बहस हम लोग कर रहे हैं। लालू यादव कन्विक्टेड थे, लालू यादव जेल जा चुके हैं, लालू यादव चुनाव लड़ते हैं, लालू यादव सीट जीत जाते हैं, समूचे देश में सब कुछ तो सत्ता का खेल हो गया है ना, इससे इनकार है? नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, सुनिए, अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी गलती क्या होती है कि हम जनता को कई बार, मैं लालू प्रसाद जी के वर्ड में कहूंगा, बुड़बक समझते हैं। जनता बुड़बक नहीं है, जनता सब जानती है किसका क्या नेचर है। लालू प्रसाद यादव जी ने करप्शन किया, और अभी जो प्रियम जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि क्या ऑपोजिशन की चाबी की हाथ ऐसे, क्या ये भविष्य के नेता हैं? क्या ये अल्टरनेटिव हैं जिन्होंने गरीबों को शोषित किया? क्या ये अल्टरनेटिव है? और ये जनता नए भारत की परिकल्पना में बिल्कुल सहन नहीं करने वाली है कि ऐसे लोग भारत के राजनीति के सूरत बने जिन्होंने भ्रष्टाचार को अपना आधार बनाया। बिहार की समूची कुंजी जो है नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई, अधिकारियों को बुलाया, अलर्ट भी बिहार में कर दिया गया है, कहीं कोई हिंसा ना हो, कुछ स्थिति ना बिगड़े। अपने नेताओं से बातचीत की, कौन सा निर्णय किस रूप में आता है इंतजार लगातार किया जा रहा है। सीबीआई अब चार्जशीट दाखिल करेगी। सवाल यही है, करप्शन
और पॉलिटिक्स में सीबीआई सरीखी एजेंसी क्या सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए काम करती है या वाकई अब लगना चाहिए कि कानून अपना काम कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा हम इधर ही खत्म कर रहे हैं जो एक बिना किसी निर्णायक स्थिति के है।